नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 86वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरा देश वायुसेना को सलाम कर रहा है। बात चाहे भारतीय सीमाओं की रक्षा की हो, देश को तमाम खतरों से सुरक्षित रखना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं में मदद की बात हो, एयरफोर्स ने पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने हर काम को बखूबी अंजाम दिया है। आज़ादी के बाद से अब तक वायुसेना ने अपने शौर्य से हर मोर्चे पर देश का सिर ऊंचा किया है। आज विशेष में बात होगी भारतीय वायुसेना के शानदार इतिहास की, उसके शौर्य और पराक्रम की गाथाओं की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो भारतीय वायुसेना ने 86वें स्थापना दिवस के मौके पर आकाश में अदम्य शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार समारोह का आयोजन किया गया, जहां एयरफोर्स की ताकत का नज़ारा देखने को मिला। वायुसेना के जवानों ने आसमान में अपनी जांबाजी के करतब दिखाए और एयरफोर्स डे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश की तमाम राजनीतिक और दूसरी हस्तियों ने वायुसेना को शुभकामनाएं दी हैं। वायुसेना स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत आकाशगंगा टीम के पैरा जंपर्स की हैरतअंगेज छलांग से हुई। उन्होंने N-32 विमान से 8000 फीट की ऊंचाई से डाइव लगाई। स्काई डाइवर्स वायुसेना का ध्वज फहराते हुए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे। 10 members of the team have more than 1,500 jumps to their credit. वहीं ग्लोबमास्टर C-17, जैगुआर, MiG-21, सुखोई 30, MKI, तेजस और रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट और कलाबाजी की। सूर्य किरण एरोबैटिक्स और सारंग टीम के साथ ही विंटेज विमान ने भी आसमान में करतब दिखाए। इस मौके पर वायुसेना की ओर से सामरिक रूप से खास कई हथियार जैसे मिसाइल सिस्टम स्पाइडर और रोहिणी रडार का प्रदर्शन भी किया गया। समारोह में वायुसेना के जवानों की राइफल ड्रिल का नजारा भी बेहद रोमांचकारी रहा। The team will now advance forward after rearranging themselves into an aircraft formation. इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने परेड का निरीक्षण किया। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा कि मिग और मिराज लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन और आधुनिक मिसाइलों से वायुसेना और शक्तिशाली हो रही है। S-400 मिसाइल सिस्टम और राफेल विमान मिलने से उसकी ताकत में शानदार इजाफा होगा। The mid-life upgradation of Mirage 2000, MiG-29 and Jaguar fleet is already underway. The acquisition of 36 Rafale aircraft, the S-400 missile systems, Apache attack helicopters and Chinook heavy lift helicopters would further enhance our capabilities. इस मौके पर उत्कृष्ट योगदान और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वायुसेना के जवानों को सम्मानित भी किया गया। इस खास मौके का गवाह बनने के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के अलावा ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। वायुसेना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। 2 मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी के सिलसिले में ही भारतीय वायुसेना ने MiG-29, मिराज से लेकर जैगुआर और तेजस को भी अपग्रेड किया है। और साथ ही भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने बताया कि राफेल से लेकर S-400 जो कि रूस से आयात की जा रही है मिसाइल, वो भी भारतीय वायुसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगी। हिंडन एयरबेस से कैमरा सुरेश के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में कहीं भी कोई आपदा हो या अनहोनी हो जाए, एयरफोर्स के जाबाज सैनिक और विमान तुरंत राहत और बचाव के काम में जुट जाते हैं। हाल ही में केरल में आई बाढ़ हो या केदारनाथ की विनाश लीला, देश का राहत और बचाव का जो तंत्र है वो बिना एयरफोर्स के मुमकिन ही नहीं। लेकिन एयरफोर्स की इस शौर्य की गाथा काफ़ी पुरानी है। आज़ादी मिलने के साथ ही एयरफोर्स की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं
और देश को हर मुश्किल से निकालने में एयरफोर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के विभाजन का असर बाकी संस्थानों के साथ साथ भारतीय वायुसेना पर भी पड़ा। वायुसेना के कई स्थायी बेस और अन्य संस्थापनाएं गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ कश्मीर हथियाने के लिए सीमा पार से जम्मू और कश्मीर में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रही थी। 27 अक्टूबर 1947 को एयरफोर्स की नंबर 12 स्क्वाड्रन ने पालम से पहले सिख योद्धाओं को हवाई मार्ग से ले जाकर श्रीनगर में पहुंचा दिया। इसके अलावा अंबाला में मौजूद एडवांस्ड फ्लाइंग स्कूल से स्पिटफायर वायुयानों की टुकड़ी श्रीनगर पहुंची और पट्टन से आगे हमलावरों पर छिपकर गोलीबारी करने में जुट गई। इस तरह 15 महीनों तक जारी इस लड़ाई में पूरे समय तत्कालीन RIAF की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। 47-48 2 महीने के स्वतंत्रता के बाद एक हमारा चुनौती पैदा हुआ कश्मीर की वादी में, तो वहाँ रेडर्स और पाकिस्तानी रेगुलर फोर्सेस को हटाने में भारतीय वायुसेना की बहुत ही भूमिका रही है। आजादी के बाद भारतीय वायुसेना कई अभियानों में शामिल हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभियान भी शामिल थे। लेकिन एयरफोर्स के लिए असली परीक्षा शुरू हुई 1962 में, जब भारत चीन सीमा पर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में वायुसेना की परिवहन और हेलीकॉप्टर यूनिटों ने बेहद ऊंचाई पर स्थित सीमा चौकियों की मदद के लिए 24 घंटे सैनिकों को भेजने और रसद पहुंचाने के लिए उड़ान भरी। इस संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना ने कराकोरम हिमालय पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से 17,000 फुट ऊपर वायुयानों का परिचालन किया और हल्के टैंकों को हवाई मार्ग से चुशाकुल और लद्दाख में उतारने का काम भी किया। इंडिपेंडेंट हुए 1947 से लेकर के, उस वक्त पाकिस्तान के साथ चली। फिर गोवा लिबरेशन आया, उसमें एयरफोर्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके बाद जो है कारगिल का ऑपरेशंस हुए। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बीच में एक और हुआ कि सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानियों का कब्ज़ा था। इंडियन एयरफोर्स के ज़रिए 2/3 पे हमने कब्ज़ा कर लिया। और सियाचिन ग्लेशियर की इम्पॉर्टेंस ये है कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई का स्थल है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। अगर आपका उसके ऊपर कब्ज़ा है तो आप दुश्मन को आसानी से देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसमें वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का बड़ा योगदान रहा। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान की ओर से छम सेक्टर में एक बड़े हमले के बाद जब भारतीय बलों के लिए जमीन पर खतरा पैदा हो गया, तो छम जौरिया सेक्टर में आगे बढ़ रही पाकिस्तानी बख्तरबंद सेना के विरुद्ध वैम्पायर FBMK-52 और मिस्टेर वायुयानों ने पाकिस्तानी बख्तरबंद सेना को लड़खड़ा दिया। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के नेट वायुयानों ने इस सेक्टर में पाकिस्तान के सेबर वायुयानों को मार गिराकर अपना वर्चस्व साबित कर दिया। इस तरह 1965 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद 65 के युद्ध तो सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का एक भाग होता ही नहीं अगर वायुसेना नहीं आती। वैसे ही कतर में ये पहली बार हमारे इतिहास में है कि सैनिकी तरीके से एक नया देश उभर आया है हमारे क्षेत्र में, जिसका नाम इस वक्त बांग्लादेश कहा जाता है। 1971 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने पश्चिम में दुश्मन के संचार को बाधित करना और ईंधन और आयुध भंडारों को नष्ट करना और जमीनी बलों को जमा होने से रोकने का काम किया, तो पूर्वी सीमा पर वायुयानों और हेलीकॉप्टरों से हमले किए जा रहे थे। पश्चिमी रेगिस्तान में एक शानदार हवाई कार्रवाई में जैसलमेर में मौजूद OCU टुकड़ी के 4 हंटर वायुयानों ने लोंगेवाला में एक पूरी हथियारबंद रेजिमेंट को खत्म कर दिया और इस तरह दुश्मन के हमले पर तुरंत विराम लग गया। 99 आप में जानते होगा कि कैसे मुशर्रफ ने एक चालबाजी से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके अपने रेगुलर फोर्सेस को लगाया। उसके हटाने में हालांकि हमारी थल सेना को कोई चुनौती नहीं थी पाकिस्तान के एयरफोर्स की, मगर फिर भी थल सेना को ऐसा लगा कि बिना वायुसेना के वो युद्ध जीत नहीं सकते, अगर जीतेंगे कि बहुत कैजुअल्टीज होंगी। तो आप देखते हैं इतिहास में आज तक यही नहीं है। आप देखिए, यही नहीं, 1999 के कारगिल युद्ध में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हवाई सहायता में जुटे हुए थे, तो ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए पूरे कारगिल क्षेत्र में हवाई ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन सैन्य विमानन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में पहली बार हवाई शक्ति पूरी तरह से नियोजित की गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान ग्राउंड पर कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो हवाई हमले के बिना संभव हुआ हो। इसके अलावा 1997 के ऑपरेशन पवन के दौरान उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का मिशन लगभग 30 माह चला और इस मिशन के दौरान एक भी वायुयान को क्षति नहीं पहुंची
और मिशन को सफल बनाते हुए भारतीय वायुसेना के मालवाहक वायुयानों और हेलीकॉप्टर्स ने श्रीलंका तक और श्रीलंका में लगभग 70,000 सॉर्टियां भरी। इसके अलावा 1988 के ऑपरेशन कैक्टस के दौरान भारतीय वायुसेना ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। दरअसल इस दौरान श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्ला लतूफी ने श्रीलंकाई उग्रवादियों के साथ मिलकर तख्ता पलट की योजना बनाई थी, लेकिन इमरजेंसी मैसेज के 9 घंटे बाद ही भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना के कमांडो मालदीव पहुंचे। भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया और मालदीव के तख्ता पलट को नाकाम कर दिया। इसके अलावा 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर फतह करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसमें एयरफोर्स ने विपरीत परिस्थितियों में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जवानों और साजो सामान को उतारकर इतिहास रच दिया। एयरफोर्स आज भी इस ऑपरेशन के तहत सियाचिन में मौजूद हमारे जवानों तक राहत सामग्री और मेडिकल सुविधाएं पहुंचा रही है। यानी आज भी सियाचिन पर कब्जा वायुसेना की मदद से ही संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना की ताकत से पूरी दुनिया परिचित है। वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमानों का भी एक बड़ा कुनबा है। इसके साथ ही देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने वायुसेना की ताकत में इजाफा किया है। भारत उन देशों के विशिष्ट समूहों में शामिल है जिसके पास सैन्य विमानों के लिए हवा में उड़ान के दौरान ईंधन भरने की प्रणाली है। भविष्य में फ्रांस से मिलने वाले राफेल विमानों और रूस से मिलने वाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से वायुसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। ताकत की बात करें तो दुश्मनों के आक्रमण को आसमान में ही ध्वस्त करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास कुल 2185 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें कि सभी तरह के विमान मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। बीते कुछ सालों में भारतीय वायुसेना ऐसी सेना में तब्दील हुई है जिसने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। वायुसेना वायुयानों के बेड़े को अपग्रेड करने में जुटी है, जिससे देश की सुरक्षा में वर्तमान चुनौतियों का बखूबी सामना किया जा सके। मौजूद बेड़े में MiG-21, MiG-27 और जगुआर वायुसेना को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है और मिराज 2000 और MiG-29 वायुयान को अपग्रेड करने की योजना है। बहुत जो सबको पता है, आप जानती हैं, Su-30 MKI है, मिराज 2000 है, MiG-29 है, MiG-27 है, MiG-21 है, जैगुआर्स हैं। ये हमारे लड़ाकू वायुयान हैं। लड़ाकू और या फाइटर एयरक्राफ्ट का रोल ये होता है कि दे शुड बी एबल टू डू ग्राउंड अटैक, दे शुड बी एबल टू डीप पेनिट्रेट, जा सकें एनिमी टेरिटरी में और अपने जो हमारे तरफ आता है उसको इंगेज कर सकें। तो इन सारे रोल्स को करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई 30 MKI रूस में निर्मित 2 सीटों और 2 इंजनों वाला बहुउपयोगी लड़ाकू वायुयान है। ये एक X-30mm GHS गन के साथ 8000 किलोग्राम बाहरी हथियार वहन करता है। ये विमान एक्टिव या सेमी एक्टिव रेडार या इंफ्रारेड होमिंग क्लोज रेंज मिसाइलों के साथ अलग अलग की मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाले निर्देशित मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिराज 2000 फ्रांस में बना 1 सीट वाला हवाई रक्षा और बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है, जो एक इंजन से संचालित होता है। ये 2495 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति हासिल कर सकता है। ये बाहरी स्टेशनों पर 2 30mm इंटीग्रल कैनन और 2 मेट्रा सुपर 530D मध्यम दूरी और 2 R550 मैजिक क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। MiG-29 रूस में बना 2 इंजन 1 सीट और बेहतरीन हवाई क्षमता वाला लड़ाकू वायुयान है। ये 2445 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति हासिल कर सकता है। इसकी लड़ाकू रेंज 17 किलोमीटर है। ये 30mm कैनन के साथ 4 R60 क्लोज कॉम्बैट और 2 R27 मध्यम दूरी के रेडार निर्देशित मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। MiG-27
रूस में बना 1 इंजन और 1 सीट वाला सामरिक हमलावर लड़ाकू वायुयान है जो 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। ये एक 23 mm 6 बैरल रोटरी इंटीग्रल कैनन और 4000 किलोग्राम के बाहरी हथियार वहन कर सकता है। MiG-21 बाइसन रूस में बना 1 इंजन और 1 सीट वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है। यह जमीन पर हमला करने वाला वायुयान है जो भारतीय वायु सेना का मजबूत आधार स्तंभ है। इसकी अधिकतम गति 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 23 mm दोहरे बैरल कैनन और 4 R-60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें वहन कर सकता है। जगुआर एंग्लो फ्रांस निर्मित 2 इंजन और 1 सीट वाला स्ट्राइक वायुयान है जो अंदर तक जाकर मार सकता है। इसकी अधिकतम गति 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 2 30 mm गन होती है और ये 2 R-350 मैजिक CCM ओवरविंग के साथ 4750 किलोग्राम बम या ईंधन ले जा सकता है। बात अब हेलीकॉप्टर की। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े की संख्या में हाल के कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। 60 के दशक में इस बेड़े में कुछ US टाइप हेलीकॉप्टर थे। आज वायुसेना के पास फ्रांस, भारत और रूस में बने 500 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। Mi-25, Mi-35 2 इंजनों वाला हमलावर और हथियार रोधी हेलीकॉप्टर है। ये 8 लोगों के हमलावर स्क्वाड के साथ ही नोज बारबेट में 4 बैरल वाले 12.7 मिलीमीटर रोटरी गन और 1500 किलोग्राम बाहरी अस्त्र शस्त्र वहन कर सकता है। इसमें एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं। इसकी अधिकतम क्रूज गति 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। Mi-26 रूस में बना 2 इंजनों वाला टर्बोशैफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसके 70 लड़ाकू सैनिकों या 20,000 किलो पेलोड ले जाने की क्षमता है। इसकी अधिकतम गति 295 किलोमीटर है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म और ग्लास कॉकपिट उपकरण के साथ सुसज्जित है। यह हेलीकॉप्टर नौवहन उपकरण और मौसम रडार से लैस है। चेतक फ्रांस में बना 1 इंजन वाला टर्बोशैफ्ट हल्का और उपयोगी हेलीकॉप्टर है जो 6 यात्रियों या 500 किलोग्राम भार वहन कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीता फ्रांस में बना 1 इंजन वाला टर्बोशैफ्ट FAC हेलीकॉप्टर है जो 3 यात्रियों या 100 किलोग्राम एक्सटर्नल स्लिंग लोड वहन कर सकता है। इसकी अधिकतम क्रूज गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4 मिनट में 1 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है। लड़ाकू विमानों में हेलीकॉप्टर सिर्फ गनशिप्स रहते हैं। जो अभी इस वक्त Mi-35, Mi-25 हैं, उनको अभी अपाचे विमान खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से। वो आने वाले हैं, अगले साल से शुरुआत होगी उसकी। वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहे जाते हैं। परिवहन या कार्गो एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के बेड़े में C-130J, IL-76, C-17 और AN-32 जैसे नाम शामिल हैं। C-130J वायुयान पैराड्रॉप, हैवी ड्रॉप हताहतों को दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये छोटे और अर्धनिर्मित सतहों से चालित किया जा सकता है। विमान C-130J सुपर हरक्यूलस अगस्त 2013 में चीन की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी पर उतारा गया सबसे भारी वायुयान है। C-17 वायुयान एक उड़ान में 4000 से 9000 किलोमीटर दूरी तक 40 से 70 टन का वजन ले जाने में सक्षम है। IL-76 रूस में बना 4 इंजनों वाला सैन्य परिवहन वायुयान है जिसकी अधिकतम गति 850 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वायुयान 40 टन भार बख्तरबंद वाहनों को ले जाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना पिछले 8 दशकों के दौरान तकनीकी रूप से काफी विकसित होकर एक बड़ी ताकत बन गई है जो देश पर आने वाले किसी भी खतरे को दूर कर सकती है। नए तकनीकों की मांग के साथ ही कदम मिलाते हुए वायुसेना चरणबद्ध तरीके से लगातार आधुनिक होती जा रही है। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और आपको याद दिला दें, अपनी प्रतिक्रिया हमें YouTube पर देखना ना भूलें और वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नमस्कार।
भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। तब एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। इसकी पहली वायुयान उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई। 1 अप्रैल 1933 को पहले हवाई दस्ते का गठन हुआ, जो नंबर 1 स्क्वाड्रन का हिस्सा बनी। दुनिया में आज भारतीय वायुसेना चौथे नंबर पर है, लेकिन 1932 में जब एयरफोर्स की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत के पास सिर्फ 4 वेस्टलैंड वापती IIA एयरक्राफ्ट थे। भारत के पास तब एयरफोर्स का केवल एक ही दस्ता था, जिसमें RF के 6 ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाही शामिल थे। उस वक्त रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, उसको इंडिजनाइज करना था, मतलब ऐसे एयरफोर्स को बनाना था जिसमें एयरफोर्स नेटिव्स हों, जैसे इंडियंस उसके अंदर हों एज ऑफिसर्स, और मेन उसके अंदर हों जो इंडियंस हैं। तो 6 लोगों की एक टीम गई जिसने ट्रेनिंग ली, और 19 हवाई सिपाही थे। वो एक फ़्लाइट बनी, A फ्लाइट करके बनी, और वो कराची में बनी। उसमें वेस्टलैंड वापटी 2 एयरक्राफ्ट थे जिनका काम आर्मी कोऑपरेशन से था। वो सिर्फ आर्मी कोऑपरेशन प्रोवाइड करते थे। गठन के 4.5 साल बाद भारतीय वायुसेना का विकास शुरू हुआ। 4.5 साल के बाद A फ्लाइट ने भागी भिट्टानी जनजाति के लड़ाकों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशनों में सहायता करने के लिए उत्तरी वजीरिस्तान में मिरान शाह से पहली बार किसी लड़ाई में भाग लिया। इसी दौरान अप्रैल 1936 में पुराने वापती वायुयानों से एक B फ्लाइट गठित की गई। हालांकि जून 1938 में जाकर ही C फ्लाइट का गठन हो पाया, जिससे नंबर 1 स्क्वाड्रन के बेड़े में प्रत्यक्ष तौर पर पर्याप्त इजाफा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने तक वायुसेना के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 16 अफसर और 662 वायु सैनिकों तक हो गई थी। 1939 में चैटफील्ड समिति ने भारत की रक्षा से संबंधित समस्याओं का फिर से मूल्यांकन किया। इस समिति ने भारत के रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रनों में और अधिक उपकरण शामिल करने का सुझाव दिया। 1939 में यह प्रस्ताव किया गया कि मुख्य बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए 5 हवाई दस्तों की स्वैच्छिक आधार पर व्यवस्था की जाए। मद्रास में पहला हवाई दस्ता, बंबई में दूसरा, कलकत्ता में तीसरा, कराची में चौथा, कोचीन में 5वां और बाद में विशाखापट्टनम में 6ठा हवाई दस्ता बनाया गया। 1944 के अंत तक भारतीय वायुसेना में 9 स्क्वाड्रन बन चुके थे। 1938 में जाके वो फ्लाइट बनी। तो तीनों फ्लाइट्स को बन करके एक नंबर 1 स्क्वाड्रन स्टैब्लिश करने में एक जर्नी रही, ऑफिशियल डिक्लेरेशन से लेके 1938 तक की। और उसके बाद एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का गठन हो गया, जिसमें कि करीब 662 मैन थे एंड देवर अबाउट 62 ऑफिसर्स। इस तरीके से हमारी संरचना और हमारी वो शुरू हुई, जो फिर दिनों दिन आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे लीडरशिप मिलती रही इंडियन एयरफोर्स को, बहुत अच्छी लीडरशिप मिली, उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पहुंचा दिया कि हम कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स जो है वो दुनिया में चौथे नंबर पर है। मार्च 1945 में भारतीय वायुसेना को रॉयल की उपाधि दी गई। यह सम्मान उसे द्वितीय विश्व युद्ध में प्रशंसनीय योगदान के लिए दिया गया था। अगस्त 1945 में युद्ध की स्थिति समाप्त होने पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स में 28,500 कर्मी थे, जिसमें 1,600 अधिकारी थे। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स की संपत्ति को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। अग्र मोर्चों के 10 स्क्वाड्रनों में से 2 नवनिर्मित रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स को दिए गए। जनवरी 1950 में ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अंतर्गत भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल की उपाधि हटा दी गई। उस समय भारतीय वायुसेना के पास स्पिटफायर, वैम्पायर और टेम्पेस्टर के 6 लड़ाकू स्क्वाड्रन थे। आने वाले वर्षों में इन स्क्वाड्रनों की संख्या और बढ़ी। पुराने और घिस चुके वायुयानों को हटा दिया गया और उन्हें आधुनिक और बेहतरीन वायुयानों से बदला गया। भारतीय वायुसेना की फिलहाल 7 कमानें हैं, जिनमें से 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल हैं। ऑपरेशन कमानों में पश्चिमी कमान, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, इलाहाबाद में केंद्रीय कमान, शिलोंग में पूर्वी कमान, गांधीनगर में दक्षिण पश्चिमी कमान और तिरुवनंतपुरम में
दक्षिणी कमान है। ये 5 कमानें अपने प्रशासनिक विभागों की सहायता से करीब 20 हेलीकॉप्टर इकाइयों, 45 स्थायी विंग स्क्वाड्रन और अन्य कई भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्क्वाड्रनों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। लगभग 1700 वायुयानों की देखभाल के लिए करीब 1,20,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। भारत की आजादी के समय से रॉयल इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख को कमांडर इन चीफ कहा जाता था और उसका दर्जा एयर मार्शल का होता था। एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू आल्महर्स्ट रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे। 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के वायुसेना के पहले भारतीय प्रमुख बनने के साथ ही ये पद खत्म हो गया। 1 अगस्त 1964 से वायुसेना के प्रमुख के पास एयर चीफ मार्शल का पद भी है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है निभा स्पृशम दीप्तम, जिसका मतलब है गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करें। यह आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। तो फिर श्री कृष्ण ने उनको अपना भगवान वाला स्वरूप दिखाया, उनको अपने कर्म की तरफ प्रेरित किया। उस स्वरूप में था कि वो स्वरूप आकाश तक जा रहा था और उनका मुंह खुला हुआ था। वो बहुत ही अर्जुन को बहुत डरावना और बहुत विवश करने वाला लगा। उन्होंने के सामने तो कोई टिक नहीं सकता है। तो इसी से इंस्पिरेशन लेकर के एयरफोर्स ने कहा कि जो हमारे योद्धा हैं, वायु योद्धा, जब वो आकाश में जाएं तो उनकी गरज और उनके रूप को देख करके दुश्मन में उतना ही भय व्याप्त हो जाए जितना कि उस गीता के संदेश में है। इसलिए हमने इसको चुना, नभः स्पृशः दीप्तम। वायुसेना का ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके पहले 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है और मध्य भाग में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग से बना एक गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया। 1932 से अब तक भारतीय वायुसेना ने अलग अलग देशों में बने 73 विभिन्न प्रकार के वायुयानों को उड़ाया है। 1930 और 1950 के दशकों के दौरान इसने वापती और टाइगर मॉथ जैसे 1 इंजन वाले विमानों को उड़ाया है। 1940 के दशक में टर्बो प्रोपेलर युक्त वायुयान की शुरुआत हुई, जिनमें से सबसे चर्चित स्पिटफायर फाइटर और डाकोटा ट्रांसपोर्टर है। 1948 से 1972 तक भारतीय वायुसेना ने पहले टर्बोजेट वायुयानों में से एक वैम्पायर का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना की ओर से उड़ाया जाने वाला पहला हेलीकॉप्टर सिकोर्सी था, जिसका उपयोग 1954 से 1966 के बीच किया गया। 1957 में भारतीय वायुसेना ने एक छोटा हेलीकॉप्टर बेल हासिल, जिसका 1972 तक उपयोग किया गया। आज भारतीय वायुसेना के पास 500 से अधिक हेलीकॉप्टर और Mi-26 भारी हेलीकॉप्टर हैं, जो सेना का गौरव हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।